नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत नियोजन के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, पिछले अध्याय में हमने नियोजन के 4 तरह के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम अन्य प्रकारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो नियोजन के प्रकारों में पहली प्रकार का प्रकार है वो है विधि। विधि से क्या तात्पर्य है? विधि से हम क्या समझते हैं? तो सर्वप्रथम विधि उन निर्धारित तरीकों या व्यवहारों को उपलब्ध करवाती है, मुहैया करवाती है, जिसके द्वारा उद्देश्य के अनुसार एक कार्य को निष्पादित किया जा सकता है। किसी कार्य का निष्पादन विधि के अलावा, विधि के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके के द्वारा नहीं किया जा सकता। यह प्रक्रिया के एक चरण के घटक से निपटता है और ये स्पष्ट करता है कि इस चरण को किस तरह से निष्पादित किया जाना है। यह विधि प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग हो सकती है। यह आवश्यक नहीं होता बच्चों कि एक ही विधि सभी कार्यों के ऊपर कामयाब हो या कार्यान्वित हो। अर्थात प्रत्येक विधि अलग अलग कार्य हेतु भिन्न भिन्न हो सकती है। अगर हम उपयुक्त सही विधि का चुनाव करते हैं तो यह हमारी बहुत सारी चीजों को बचत करवाता है। समय की बचत होती है, इससे धन की बचत, और हमारे एफर्ट्स भी बचते हैं। हमें अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। इसके अतिरिक्त हमारी कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। कर्मचारियों में प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग और ऑब्जर्वेशन प्रबंधन स्तर पर दे सकते हैं, मुहैया करवा सकते हैं और प्रदान किया जा सकता है। इसे हम एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से उच्च स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम, व्याख्यान या संगोष्ठियां, सम्मेलन इत्यादि आयोजित किए जाते हैं और उनका पर्यवेक्षण स्तर पर प्रशिक्षण प्रविधि निर्धारित की जाती है, वो ही औचित्यपूर्ण व कार्यकुशल मानी जाती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य इसका नियम आता है, जिसके उपनियम के अंतर्गत नियम की परिभाषा। नियम वे विशिष्ट विवरण होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि क्या करना है, क्या कार्य किया जाना है। किसी भी प्रकार की समझबूझ, विवेक से, लचीलेपन से सोचने की इजाजत ये नियम देते हैं। नियम क्या होते हैं बच्चों? नियम वे होते हैं जो प्रबंधकों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। ये उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। ये उनका एक प्रकार से आईना साबित होते हैं कि हमें, जिसके द्वारा ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि फला काम निश्चित रूप से होना है या फलाना काम निश्चित रूप से नहीं होना है। अमुक कार्य हो सकता है, अमुक कार्य नहीं हो सकता। ये सब नियमों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें जो नियमों के अंतर्गत सरल सरल योजनाएं होती हैं, जिनमें कोई समझौता या परिवर्तन शामिल नहीं होता। यदि कोई नीति संबंधी निर्णय लिया जाता है, कोई बड़े स्तर पर निर्णय लिया जाता है, तो उसमें परिवर्तन या समझौता हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। नियोजन के प्रकारों में एक अन्य प्रकार आता है कार्यक्रम। कार्यक्रम एक परियोजना के विषय में विस्तार से विवरण देते हैं, ब्यौरे देते हैं, वो जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। आवश्यक उद्देश्यों, नीतियों, नियमों, मानवीय और भौतिक संसाधनों तथा किसी कार्य को करने के बजट की रूपरेखा भी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई जाती है। कार्यक्रम में संगठन की सभी क्रियाएं और नीतियां शामिल होती हैं कि वे व्यवसाय की पूरी कंप्लीट योजना में किस प्रकार से सहयोग देंगे, किस प्रकार से परस्पर योगदान देंगे। विस्तृत नीतियों के अंतर्गत छोटी छोटी कार्यविधियां, नियम और उनसे रिलेटेड जो उनसे संबंधित बजट होते हैं,
उनकी भी चर्चा की जाती है। नियोजन के चौथे प्रकार में एक बजट आता है। बजट विषय के तात्पर्य आशान्वित परिणामों को संख्यात्मक मदों के रूप में अभिव्यक्त करने से होता है। ये एक इस प्रकार की योजना कहलाती है जो कि भविष्य के तथ्यों और संख्याओं को डिफाइन करती है, परिभाषित करती है, उनके बारे में बताती है। उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की प्रयास करते हैं कि बिक्री बजट किसी विशेष महीने के लिए विभिन्न उत्पादों की बिक्री का पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता है कि अगले महीने में या आने वाले 6 महीनों के अंतर्गत या 1 वर्ष की अवधि के अंतर्गत कितने उत्पादों की बिक्री कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से बाजारों में होने वाली है। एक फैक्ट्री में उत्पादन की चरम सीमा पर कार्य करने के लिए, अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए, अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ सकती है, इसके लिए भी एक बजट तैयार किया जाता है। किसी भी कर्मचारी, किसी भी कंपनी में कर्मचारियों को, उनकी जो वर्कर्स होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनकी सैलरी का क्या विवरण रहेगा, उनको किस हिसाब से महीने की मासिक आय दी जाएगी, इन सब का बजट में उल्लेख होना अनिवार्य होता है। क्योंकि बच्चों बजट सभी मदों को संख्याओं में दिखाता है, सभी को उनको प्रदर्शित करना होता है, इसलिए वास्तविक संख्याओं की संभावित संख्याओं से हम आसानी से तुलना कर सकते हैं, उनका आपस में कंपैरिजन करके पता लगा सकते हैं और उससे संबंधित कार्यवाही भी की जा सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बजट नियंत्रण करने का कंट्रोलिंग पावर एक उपकरण होता है जिससे विचलनों को आसानी से करेक्ट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। परंतु बजट बनाना अपने आप में एक पूर्वानुमान करना होता है, क्योंकि बजट हमेशा पहले से ही पूर्व निर्धारित अनुमानों के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात ये नियोजन का ही एक प्रकार है, प्लानिंग का ही एक हिस्सा है। इस प्रकार हम रोकड़ बजट का अगर उदाहरण लेते हैं तो रोकड़ बजट रोकड़ प्रबंधन का, कैश को हम किस प्रकार से मैनेज करते हैं, मनी का हम प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, ये उसका बेसिक आधारभूत यंत्र है जिसके बिना हम किसी अन्य उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये एक प्रकार की कला है जिसका नियोजन और नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है। ये एक समय विशेष के अंतर्गत रोकड़ के अंतर्गमन और बहिर्गमन, अर्थात आना और जाना, इन आउट, इन सबका डिटेल में विवरण देता है। रोकड़ का अंतर्गमन प्रायः माल के विक्रय से होता है, कितना माल बेचा गया, कितने उत्पादन की बिक्री हुई, और बहिर्गमन व्यवसाय के संचालन में व्ययों के भुगतान और माल के क्रय से संबंधित होता है, अर्थात कितना माल बेचा गया, कितने माल का क्रय हुआ, बिक्री हुई। अब हम शुद्ध रोकड़ को समझते हैं। एक साधारण से एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि शुद्ध रोकड़ की गणना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। बजट के माध्यम से अंतर्गमन, अर्थात जो आया, जो हमारे पास इंटरनल अंदर आया, उसका माइनस बहिर्गमन, अर्थात जो बाहर गया, तो इनका इज इक्वल टू बराबर होगा अधिक के या कमी, इसकी हम पता कर सकते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम साधारण शब्दों में, सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु की उत्पादन या कोई चीज हमारे पास आती कम है लेकिन जाने का कंपैरिजन ज्यादा है, जाने की मात्रा ज्यादा है, तो इसका उत्तर माइनस में आएगा, अर्थात ये नेगेटिव माना जाएगा। नेगेटिव अर्थात हमारा शुद्ध लॉस, हमारा नुकसान, हमारा घाटा, अर्थात किसी व्यापार या कंपनी के उत्पादन में घाटा। और इसी प्रकार इसको हम उल्टा करेंगे, वाइस वर्सा, तो हम पाएंगे कि अगर किसी वस्तु का आना ज्यादा है, अर्थात अंतर्गमन ज्यादा और गया कम, बहिर्गमन कम होता है, तो आंसर होगा पॉजिटिव में, अर्थात इसका आंसर
पॉजिटिव में आएगा। सरप्लस ज्यादा है, अधिक के ज्यादा है, मिलेगा हमें ज्यादा, किसी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हुआ, इसका तात्पर्य ये है। शुद्ध मुनाफा ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, लाभ ज्यादा मिलेगा। प्रबंधन को कई प्रकार की परियोजनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में कैश रखना पड़ता है। रोकड़ को पर्याप्त मात्रा में अपने पास संचयित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कोई भी प्रवाह, कोई भी अंतर्गमन बहिर्गमन नहीं हो सकता। अब हम आते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि नियोजन के प्रकारों में से एक सर्वप्रथम सर्व प्रमुख मुद्दा है, वो है बजट। यदि हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, रोकड़ ही नहीं होगा, तो हम बजट किस चीज का बनाएंगे, प्लानिंग किस चीज की करेंगे। अर्थात बजट के बिना हम बिल्कुल हैंडीकैप्ड हैं, असहाय हैं, निर्बल हैं, अक्षम हैं। बजट से तात्पर्य आशान्वित परिणामों को संख्यात्मक मदों के रूप में प्रस्तुत करना होता है। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रबंधन की योजनाओं के लिए जो कैश हमें चाहिए, आवश्यकता से अधिक रोकड़ का रखना भी ज्यादा ठीक नहीं है। कम होना तो गलत ही है, ज्यादा रखना भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे हमें कोई विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं होती। व्यवसाय को रोकड़ की वांछित मात्रा हेतु उचित योजना बनाई जानी अत्यंत आवश्यक होती है और उसका सही निर्धारण होना भी चाहिए। तो अब हम इसके मुख्य मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। नियोजन, हमने जो पढ़ा उस अध्याय से संबंधित मुख्य मुख्य बिंदु पर आते हैं। नियोजन का अर्थ पहले से ही ये सुनिश्चित करना होता है कि भविष्य में क्या हमें करना है और उसको किस प्रकार करना है, हमारी कार्य प्रणाली किस प्रकार की होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि नियोजन से तात्पर्य उद्देश्यों का निर्धारण करना और फिर इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित कार्यविधि को विकासशील तरीके से प्रस्तुत करने में होता है। अब आता है नियोजन का महत्व। नियोजन तो हमने कर लिया, अब इसकी महत्व क्या है। इसका महत्व है इसकी व्यवस्था के अंदर छुपा हुआ है। नियोजन अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है। नियोजन अति व्यापित और अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है, न्यूनतम करता है। नव परिवर्तन, नए परिवर्तनशील विचारों को प्रोत्साहन देता है, आशावादी दृष्टिकोण रखता है, निर्णय लेने की शक्ति लेता है, निर्णयों को सरल बनाता है। नियोजन नियंत्रक के मानकों को भी निर्धारित करने में सक्षम है। नियोजन की विशेषताएं क्या है। तो नियोजन की विशेषताओं में केंद्र बिंदु में आता है लक्ष्य प्राप्त करना। नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य होता है। नियोजन सब जगह पर उपलब्ध होता है, सर्वव्यापी होता है, अविरत होता है। हमने अपने पिछले अध्याय में नियोजन की विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ा था बच्चों। नियोजन भविष्यवादी होता है। नियोजन में हमेशा भविष्य काल की योजनाएं छिपी होती हैं, हमारे क्या कार्य रूप होते हैं। नियोजन में निर्णय रचना निहित होती है, हमेशा निर्णय लिए जाते हैं, सार्थक निर्णय लिए जाते हैं। नियोजन एक मानसिक अभ्यास भी होता है। नियोजन की कुछ सीमाएं भी होती हैं। किसी भी तस्वीर के दो रुख होते हैं, उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार नियोजन की जहां एक और विशेषताएं हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी कुछ दुर्बलताएं भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिट्स भी हैं जो कि रोक लगाती हैं। नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावशील नहीं होता। नियोजन रचनात्मक प्रणाली को कम करता है, अर्थात इसमें रचनात्मकता का अभाव होता है। नियोजन में लागत ज्यादा आती है, ज्यादा लागत के कारण ये नुकसानदायक भी होता है। नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि प्लानिंग में काफी समय जाया जाता है, काफी समय वेस्ट हो जाता है, अतः ये समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया कही जाती है। नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है। हम नियोजन करते हैं, बनाते हैं योजनाएं, लेकिन यह आवश्यक नहीं होता कि सभी योजनाएं सफल भी होंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नियोजन सफलता का पर्याय नहीं है, सफलता का आश्वासन नहीं है। नियोजन प्रक्रिया, उद्देश्यों का निर्धारण। प्रत्येक संगठन के कुछ उद्देश्य होते हैं, आपको देखा, आपने अध्याय में पढ़ा।
उद्देश्य पूरे संगठन और प्रत्येक विभाग के लिए, प्रत्येक इकाई के लिए संगठन के अंतर्गत ही निर्धारित किए जाते हैं। विकासशील आधार नियोजन का संबंध भविष्य से होता है, जो कि अनिश्चित होता है। भविष्य कभी भी निश्चित नहीं कहा जा सकता, जो वर्तमान होता है वो ही निश्चित होता है, भविष्य सदा अनिश्चित होता है। और प्रत्येक नियोजन का भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कोई संकट आ सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है, इसलिए ये निश्चित नहीं कहा जा सकता। कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान तब होती है जब मान्यताएं निश्चित हो जाती हैं, तो अगला कदम उन पर कार्यवाही करना होता है। इसके विकल्पों का जो मूल्यांकन होता है, इसके गुण और दोषों की जानकारी प्राप्त करना भी इसका एक अगला कदम, अगला चरण माना जाता है। विकल्पों का चुनाव ये निर्णय लेने के लिए उपयुक्त होता है। सर्वोत्तम योजना ही स्वीकृत की जानी चाहिए और उसी को लागू भी किया जाना चाहिए। योजना को लागू करना, इसका संबंध योजना को कार्यान्वित करने से, व्यवहार रूप में लाने से होता है। यह भी देखना पड़ता है कि योजनाएं लागू की गई या नहीं की गई, निर्धारित अनुसूची के अनुसार कार्य चल भी रहा है या नहीं चल रहा। उसके बाद हमने देखा बच्चों कि नियोजन कई प्रकार का होता है। इसके उद्देश्य, व्यूह रचना, नीति, कार्यविधि, कार्यक्रम, बजट, ये सब हमने विस्तार से पढ़ा है। अब इसको सारांश रूप में देखते हैं। नियोजन के प्रकारों में उद्देश्य था, जिसमें सबसे पहला कार्य उद्देश्यों का निर्धारण करना आता है। उद्देश्य प्रबंधन का वह गंतव्य स्थल होता है जहां पर उसे भविष्य में जाना है, जहां उसका टारगेट है, जहां उसे पहुंचना होता है भविष्य में। इसके बाद हमने देखा था व्यूह रचना। व्यूह रचना एक व्यावसायिक संस्थान की रूपरेखा की प्रस्तुति होती है। यह संगठन के दीर्घकालीन निर्णयों और निर्देशन में संबंध स्थापित करती है, एक दूसरे को आपस में कोरिलेट करती है, सामंजस्य स्थापित करती है। नीतियां सामान्य रूप से वो कथन होती हैं जो विचारों का मार्गदर्शन करती हैं, एक विशिष्ट दिशा में अग्रसर होने के लिए रास्ता बनाती हैं, मार्ग प्रशस्त करती हैं। कार्यविधि से तात्पर्य होता है दैनिक गतिविधियों का संचालन करना। नियमों के अंतर्गत विशिष्ट विवरण आते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना है, हम आगे क्या करने जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत एक परियोजना होती है जिसके विषय में विस्तृत ब्यौरे दिए जाते हैं, विस्तार से विवरण दिया जाता है जो कि आवश्यक उद्देश्यों, कार्यविधियों, नियमों, भौतिक संसाधनों, इसके अतिरिक्त इसके बजट के लिए भी रूपरेखा निर्मित करते हैं। अब अंत में देखा था बजट। बजट से तात्पर्य होता है कि हमें भविष्य में जो आशावादी परिणाम है उनको संख्यात्मक मदों के रूप में, संख्या के रूप में, इकाइयों के रूप में व्यक्त करना। यह एक इस प्रकार की योजना होती है जो कि भविष्य के तथ्यों और संख्याओं को परिभाषित करती है। तो ये हमने विस्तार से नियोजन के प्रकारों के बारे में जानकारी हासिल की। अब हम इसके प्रकारों से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तरों पर रोशनी डालेंगे। तो अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 1, नियोजन में विधि से क्या आशय है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा, विधि उन निर्धारित तरीकों या व्यवहारों को उपलब्ध करवाती है, मुहैया करवाती है, जिसके द्वारा उद्देश्यानुसार किसी कार्य को निष्पादित किया जाता है, संपूर्ण किया जाता है। यह प्रक्रिया के एक चरण के एक घटक से होता है और स्पष्ट करता है कि यह चरण किस प्रकार से निष्पादित किया जाना है। यह विधि अलग अलग कार्यों हेतु अलग अलग हो सकती है, यह आवश्यक नहीं कि यह विधि एक कार्य के लिए एक जैसी ही हो। हम एक उदाहरण द्वारा इसे समझ सकते हैं। किसी उच्च स्तरीय प्रबंधकीय अभिमुखीकरक कार्यक्रम, व्याख्यान, संगोष्ठियां, सम्मेलन इत्यादि द्वारा आयोजन करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। जबकि पर्यवेक्षक स्तर पर कार्य प्रशिक्षण प्रविधि और कार्याभिमुख प्रशिक्षण प्रविधियां औचित्यपूर्ण मानी जाती हैं। प्रश्न संख्या 2,
विधि का चयन करने से किन चीजों का अपव्यय रोका जा सकता है। अर्थात यदि हम विधि को प्रयोग में लाते हैं तो किन चीजों को बर्बाद होने से बचा जा सकता है, रोका जा सकता है। तो इसका उत्तर है समय। समय की बचत होती है। धन, धन को भी बचत की जा सकती है, धन को बचाया जा सकता है। वो प्रयास, एफर्ट्स, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमें ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। प्रश्न संख्या 3, नियोजन में नियम को परिभाषित कीजिए। नियम वे विशिष्ट विवरण होते हैं, वे ब्यौरे होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है। ये किसी प्रकार की समझबूझ या लचीलेपन की इजाजत हमें नहीं देते। इसमें लोचशीलता नहीं होती। यह प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णयों का प्रतिबिंब होते हैं, आईना होते हैं, दर्पण होते हैं कि अमुक कार्य ए या कार्य एक्स निश्चित रूप से होना ही है और निश्चित कार्य निश्चित रूप से नहीं होना। कुछ ना, इसमें ना या हाँ दोनों चीजें स्पष्ट रूप से शामिल होती हैं, बताई जाती हैं। प्रश्न संख्या 4, नियम सरल या कठिन योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। नियम सरल योजनाओं के अंतर्गत ही आते हैं। प्रश्न संख्या 5, जब तक कोई नीति संबंधी निर्णय ना लिया जाए नियमों में कोई समझौता या परिवर्तन हो सकता है अथवा नहीं। तो इसका उत्तर है बच्चों कि इसमें कोई समझौता या परिवर्तन नहीं हो सकता। तो अब हम अगले कार्यक्रम से संबंधित प्रश्नों की जानकारी हासिल करेंगे। प्रश्न संख्या 1, कार्यक्रम से आपका क्या अभिप्राय है। तो उत्तर है, कार्यक्रम एक परियोजना के विषय में विस्तार से दिए गए विवरण होते हैं जो आवश्यक उद्देश्यों, नीतियों, नियमों, कार्यों, मानवीय और भौतिक संसाधनों और किसी कार्य को करने के बजट की रूपरेखा बनाते हैं, रूपरेखा का निर्माण करते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत संगठन की सभी क्रियाएं आती हैं, सभी नीतियां आती हैं कि वे व्यवसाय की कुल योजना में किस प्रकार से सहयोग करेंगे, किस प्रकार से अपना योगदान देंगे। प्रश्न संख्या 2, विस्तृत नीतिगत ढांचे के अंतर्गत किन किन की गणना की जाती है। तो इसका उत्तर है, विस्तृत नीतिगत ढांचे के अंतर्गत छोटी से छोटी, न्यूनतम से न्यूनतम कार्यविधि, नियम व बजट, इन सब की गणना की जाती है। प्रश्न संख्या 3, बजट की परिभाषा दीजिए तथा उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। बजट से तात्पर्य आशान्वित परिणामों को संख्यात्मक मदों के रूप में व्यक्त करना होता है। यह एक ऐसी योजना है जो भविष्य के तथ्यों और संख्याओं को परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए, बिक्री बजट किसी विशिष्ट महीने के लिए विभिन्न उत्पादों की बिक्री का पूर्व अनुमान होता है। एक फैक्ट्री में उत्पादन की चरम सीमा पर कार्य करने हेतु कितने कर्मचारियों की जरूरत होगी, कितनी श्रम शक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा, इसका भी एक बजट तैयार किया जाता है, बजट का प्रारूप बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, बजट से तात्पर्य अपने आप में पूर्वानुमान, पहले से ही अनुमान लगाना होता है अथवा नहीं होता। तो इसका उत्तर है बच्चों, बजट से तात्पर्य अपने आप में पूर्वानुमान लगाना होता है। किसी भी बजट की पूर्वानुमान लगाकर उसकी निर्धारण किया जाता है, उसका कार्य रूप बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5, रोकड़ बजट रोकड़ प्रबंधन का ही आधारभूत यंत्र होता है अथवा नहीं होता है। तो इसका उत्तर है, रोकड़ बजट रोकड़ प्रबंधन का आधारभूत यंत्र होता है, इसमें कोई शक नहीं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 6, आवश्यकता से अधिक रोकड़ का रखना लाभदायक होता है या हानिकारक होता है। तो इसका उत्तर है बच्चों, आवश्यकता से अधिक रोकड़ का रखना हानिकारक होता है, लाभदायक नहीं होता। तो ये था हमारा अध्याय और इससे संबंधित प्रश्न उत्तरों की जानकारी। धन्यवाद।